all the MSc third semester student in my class. As you know that it is a time of COVID-19, so that we have to go through the online classes for the further study. So let's see first of all what is your paper in your syllabus. This is a third paper of your syllabus. I will teach this paper. This paper is consist of 3 topics. First is a population genetics, second is a evolution, and third is a animal behavior. This paper is consist of above 3 topics, and first is a population genetics. What is a population genetics? फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए इसके बारे में. पॉपुलेशन जेनेटिक्स मीन्स इट इज़ अ सब फील्ड ऑफ जेनेटिक्स दैट डील्स विद द जेनेटिक डिफरेंसेस विद इन एंड बिटवीन द पॉपुलेशन. मीन्स इट इज़ अ पॉपुलेशन जेनेटिक्स इज अ स्टडीज रिलेटेड विद द एडेप्टेशन, स्पेसिएशन एंड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर. ओके, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आपका पहला जो यूनिट है उसमें है नियो डार्विनिज्म. ऑल ऑफ यू वेरी वेल नोन अबाउट द डार्विनिज्म थ्योरी, लैमार्किज्म थ्योरी एंड म्यूटेशन थ्योरी. सो फर्स्ट इज अ न्यू डार्विनिज्म. न्यू डार्विनिज्म, व्हाट इज दिस? इट इज़ अ मॉडिफाइड और मॉडर्न थ्योरी ऑफ द डार्विनिज्म इज अ न्यू डार्विनिज्म which is on the speciation is on the genetic basis. It is mainly explain the natural selection. Okay, and second thing is very important topic is Hardy-Weinberg law of the genetic equilibrium. Hardy-Weinberg law of genetic equilibrium, what is this? ये क्या है Hardy-Weinberg law? Hardy-Weinberg law जो है it is a principle that stating that the genetic variation in a population will remain constant from one generation to the next generation in the absence of destabilizing forces or disturbing factors like the mutation, meiotic drive, migration, natural selection, mutation वगैरह. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो हार्डी-वेइनबर्ग लॉ है वो क्या कहता है? ये एक प्रिंसिपल है जिसमें कि आपका ये मेनली बताता है कि किसी भी पॉपुलेशन में जो जीन फ्रीक्वेंसी है जो है वो कांस्टेंट रहेगी तब तक, जनरेशन टू जनरेशन वो कांस्टेंट रहेगी जब तक कि उस पर कोई डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस नहीं लग रहा हो. इन द एब्सेंस ऑफ डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस द जीन फ्रीक्वेंसीज आर एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज आर कांस्टेंट. डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस क्या होते हैं? वो आपकी जैसे म्यूटेशन हो गया, माइग्रेशन हो गया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया एंड मियोटिक ड्राइव हो गया, ये सब जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया. ये सब क्या है? ये किसी भी पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं. तो अगर ये सारे फैक्टर्स एब्सेंट हो तो जो जेनेटिक वेरिएशन है, जो उस पॉपुलेशन की जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है जनरेशन टू जनरेशन. ओके, सेकेंड इज अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस. Destabilizing forces, just I am explaining that about the what is the destabilizing forces, what is the disturbing forces like the natural selection, mutation, genetic drift, migration and meiotic drive. These are the destabilizing forces. Why it is called is destabilizing forces? Because these are cause the destable, that means these are cause the variation, these are cause the genetic variation. तो आपको इसको पढ़ना है डिटेल में. नेचुरल सिलेक्शन को पढ़ना है, म्यूटेशन पढ़ना है, जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ना है, माइग्रेशन पढ़ना है और मियोटिक ड्राइव पढ़ना है. ओके, सेकेंड टॉपिक इन योर पॉपुलेशन जेनेटिक्स इज अ क्वांटिफाइंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी. क्वांटिफाइंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी ये आपका जो है इसमें आपको पढ़ने हैं 2 टॉपिक. एक है जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन. कोई भी पर्टिकुलर नेचुरल पॉपुलेशन है तो उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या होगा. बेसिकली जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है विट इज़ रिलेटेड टू द जीन पूल, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी एंड एलील फ्रीक्वेंसी. तो आपको इसके बारे में पढ़ना है. सेकेंड टॉपिक है आपका फिनोटिपिक वेरिएशन. फिनोटिपिक वेरिएशन, दिस इज़ अ
व्हाट इज दिस फिनोटिपिक वेरिएशन? फिनोटिपिक मीन्स जो फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, फिजिकल ट्रेट्स होते हैं, उसमें क्या चेंजेस होते हैं इन ह्यूमन बींग्स। फिनोटिपिक वेरिएशंस का मतलब होता है कि जो फिजिकल कैरेक्टर्स लाइक द आइज कलर इन ह्यूमन बींग्स, some persons having a blue eye, some persons having a brown eyes, some person having a black eyes। तो आइज़ का कलर, स्किन का कलर, स्किन भी किसी की बिल्कुल वाइट होती है, कोई नीग्रो होता है, कोई जो है उसका डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है। तो इस तरीके से स्किन का कलर, आइज़ का कलर, डिफरेंट बॉडी के शेप और साइज, ऑल दीज आर द फिनोटिपिक वेरिएशन। तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में। Okay, now the next, let's see third unit. Third is a molecular population genetics. Molecular population genetics means population genetics at the molecular level we have to study. First of all, in this topic, the pattern of changes in the nucleotide and amino acid sequence. इसमें आपको जो है जो भी न्यूक्लियोटाइड और एमिनो एसिड सीक्वेंस में जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे हमारे जो क्लोज एंसेस्टर्स हैं, गोरिल्ला, चिंपैंजीज, रीसस मंकी, इन सब के न्यूक्लियोटाइड में और ह्यूमन बींग्स में कंपैरेटिवली स्टडी करनी है आपको कि क्या चेंजेस हैं, उनका हीमोग्लोबिन हमारे हीमोग्लोबिन से कितना चेंज है, डीएनए, आरएनए, अदर आपके जो है जो प्रोटीन है, एमिनो एसिड्स हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, आपको ये देखना है, ये चेंजेस देखने हैं। ओके, सेकेंड आपका इसमें है emergence of non-Darwinism. This is also known as neutral hypothesis. Non-Darwinism theory क्या है और इसको neutral hypothesis कहते हैं क्योंकि इसका इफेक्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ओके, इस स्पेस स्टेशन पे ये आपका 3 यूनिट पॉपुलेशन जेनेटिक्स में पढ़ना है आपको। चौथा यूनिट है आपका है जेनेटिक्स ऑफ स्पेशिएशन। स्पेशिएशन, what is the basic genetics of species development, origin of species। स्पेसिएशन मीन्स होता है origin of species। इसमें आपको पहला पढ़ना है फाइलोजेनेटिक एंड बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। ये थ्योरीज़ हैं जो कि एक्सप्लेन कर दिए कि कैसे स्पेसिएशन हो रहा है, कैसे ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज़ हो रही है फ्रॉम द ओल्ड स्पीसीज़ और पेरेंट स्पीसीज़। तो फाइलोजेनेटिक पढ़ना है और बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ये थ्योरीज़ हैं, इनको आपको पढ़ना है। ठीक है, स्पेसिएशन के से रिलेटेड। सेकंड आपका है मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसमें क्या, व्हाट इज़ अ मैकेनिज्म, व्हाट इज़ द डिफरेंट स्टेप्स टू द पॉपुलेशन आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट। दैट मीन्स कि दो पॉपुलेशन के बीच जो है इंटरब्रीडिंग नहीं होती है, तो वो क्या मैकेनिज़्म है जो दो पॉपुलेशन को, दो डिफरेंट पॉपुलेशन को रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट करती है। तो वो सारे मैकेनिज़्म आपको इसमें पढ़ने हैं। इसके बाद थर्ड है आपका मॉडल ऑफ स्पेसिएशन। इन दिस टॉपिक देयर इज़ 3 टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन, दैट इज़ द एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक एंड पैरापैट्रिक। ये आपके स्पेसिएशन के टाइप्स हैं, जिसमें एलोपैट्रिक जो होता है वो सिंपल आपका जो है जब डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में स्पीसीज़ का डेवलपमेंट होता है, स्पेसिएशन होता है, वो एलोपैट्रिक होता है। सिम्पैट्रिक जब सेम जियोग्राफिकल एरिया में ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज़ पॉसिबल होती है। और पैरापैट्रिक में होता है जब एक ही एरिया में बिना बाउंड्रीज़ के जो है बट वो आइसोलेट होते हैं, स्पेसिएशन होता है। तो ये आपको तीनों टाइप्स को पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ योर पेपर इज़ एवोल्यूशन। इवोल्यूशन में आपको पढ़ना है, ये 5वां यूनिट है आपका, ओरिजिन ऑफ हायर कैटेगरीज। इसमें फर्स्ट है फाइलोजेनेटिक ग्रेडुअलिज्म एंड पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। फाइलोजेनेटिक ग्रेडुअलिज्म और पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, ये दोनों चीज़ें आपकी क्या हैं। फाइलोजेनेटिक इक्विलिब्रियम आपका है स्पीसीज, इट मीन्स इट इज़ अ स्पीसीज विद अ शॉर्टर इवोल्यूशन इवॉल्व मोस्टली बाय द punctuated equilibrium, and those with a longer evolution evolved mostly by the gradualism। ओके, यहाँ पे इसको आपको डिटेल में पढ़ेंगे हम फर्दर क्लासेस में। फाइलोजेनेटिक ग्रेडुअलिज्म दोनों आपके एवोल्यूशन के ही जो है आपके टॉपिक्स हैं। इसमें आपका डेवलपमेंट पढ़ना है कि कैसे ग्रेजुअली स्पेसिएशन हो रहा है, और एक में जो है कॉन्स्टेंटली जो है
इवोल्यूशन हो रहा है फ्रॉम द पेरेंट स्पीसीज. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रो एवोल्यूशन एंड मैक्रो एवोल्यूशन. दिस टॉपिक आर वेरी वेल नोन. माइक्रो एवोल्यूशन जो आपका केवल स्पीसीज लेवल पे होता है, सब स्पीसीज लेवल पे होता है, और मैक्रो एवोल्यूशन जो आपका जो है लार्ज स्केल पे जो होता है. ठीक है, पूरा आपका फाइलम वाइज जो आपका एवोल्यूशन होता है वो आपका मैक्रो एवोल्यूशन होता है. इसके बाद थर्ड पार्ट इस पेपर का आपका जो है एनिमल बिहेवियर. एनिमल बिहेवियर इज द थर्ड पार्ट ऑफ द योर पेपर. थर्ड इज फर्स्ट, इसका 6 यूनिट है इनेट बिहेवियर. इनेट बिहेवियर क्या होता है? इनेट बिहेवियर आपकी बेसिकली होती है बाय बर्थ जो बिहेवियर होता है. बाय बर्थ कह सकते हैं या फिर इनबॉर्न बिहेवियर कह सकते हैं, जो बर्थ के समय से बॉर्न होती है वो बिहेवियर. देखिए, बिहेवियर दो होता है, दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है आपका बाय बर्थ मतलब कि इनेट बिहेवियर, और दूसरा होता है आपका एक्वायर्ड बिहेवियर. इनेट बिहेवियर जो होता है वो बाय बर्थ होता है, बर्थ के साथ ही वो बिहेवियर डेवलप होता है. और दूसरा एक्वायर्ड बिहेवियर. एक्वायर्ड बिहेवियर जिसको हम एडेप्टेशन, जो हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो जिस हैबिटेट में एनिमल्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो अडॉप्ट करते हैं वो बिहेवियर, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड बिहेवियर. तो बिहेवियर आर बेसिकली 2 टाइप्स. वन इज़ इनेट बिहेवियर जो कि बाय बर्थ होता है, इनबॉर्न होता है, और दूसरा होता है एक्वायर्ड जो कि एडेप्टेशन होते हैं डिफरेंट टाइप्स के. तो ये आपका जो है इनेट बिहेवियर है. ओके, सेकेंड आपका इसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू द इंटरनल कंट्रोल ऑफ बिहेवियर. इंट्रोडक्शन टू इंटरनल कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, इसमें आपको पढ़ना है कि बिहेवियर को इंटरनल कंट्रोल कैसे करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिहेवियर को इंटरनली कंट्रोल करते हैं. इसमें आपका जैसे फर्स्ट है साइन स्टिमुलाई. साइन स्टिमुलाई ये क्या होता है? ये साइन स्टिमुलाई इज अ बेसिकली पर्टिकुलर शेप, साइज, कलर दैट ट्रिगर योर रिस्पॉन्स. दैट ट्रिगर योर रिस्पॉन्स इज नोन एज साइन स्टिमुलाई. जैसे रेड कलर क्या होता है? ये इट इज़ अ साइन ऑफ डेंजर. ये डेंजर का जो है साइन होता है. तो आपको जैसे ही रेड कलर दिखा, या फिर इवन आप जैसे देखते हैं जहाँ पे क्रॉस किया होता है वहाँ पे आप रोड पे आगे नहीं बढ़ते. एक साइन होता है बोर्ड जहाँ पे लिखा होता है खतरे का जो निशान होता है, तो खतरे के निशान को आप देख के आप उस रोड पे फिर उस जगह से, उस पैसे से आगे नहीं बढ़ते. तो दैट इज़ अ साइन स्टिमुलस. ठीक है, आप अपना रूट चेंज करते हैं. रेड कलर क्या है? इट इज़ साइन ऑफ डेंजर. तो और अदर जो कलर्स हैं वो साइन होते हैं पीस के या फिर प्लेजर के. तो इस तरीके से साइन स्टिमुलाई आपको पढ़ने हैं. बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं एनिमल्स में जो है साइन स्टिमुलाई. सेकेंड आपका है न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल. MSc, look at here, there is some mistake, printing mistake in this topic. This is a neutral, not neutral, it is a neural. Correct that. It is a neural control and hormonal control. Neural control means कि nervous control, how to nervous system, our nervous system control the behavior. हमारे बिहेवियर को नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है, इसको आपको पढ़ना है. ठीक है, जैसे सिंपली आप ये देखिए कि अगर सपोज़ करिए आप रूम में बैठे हैं, सडन कोई स्नेक आया, तो आप क्या करेंगे? यू जस्ट रन अवे फ्रॉम द रूम. आप रूम से भागेंगे. तो रूम से कैसे भागेंगे? आपने सन को, आपने जो है जो स्नेक है, स्नेक को आपने ब्रेन से, अपने आई से रिसीव किया. आपके ब्रेन ने डिसाइड किया कि नहीं स्नेक आपके लिए हार्मफुल है, और आपने फिर आपका ब्रेन डिसाइड करता है कि आपको यहाँ से भागना है, यहाँ से जाना है, दूर हटना है, क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल है. ठीक है, तो ये चीज़ आपका कौन करेगा? नर्वस सिस्टम करेंगे. उसके बाद दूसरा है आपका हार्मोनल कंट्रोल. हार्मोन्स, जैसे आप किससे फाइटिंग कर रहा हो, आप जब बहुत वायलेंट होते हैं तो आपका जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, और आप शाउटिंग करते हैं. तो ये कब होगा? जब आपका बीपी बढ़ेगा, जब आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, तो आप एक्साइटेड होंगे, यू गेट एक्साइटेड एंड स्टार्ट द शाउटिंग. तो ये वायलेंट जो करेक्टर है वो कैसे आएगा? ड्यू टू द हार्मोन्स. हार्मोन्स आप जानते हैं रिस्पॉन्सिबल है. एड्रेनालिन, नाम सुना होगा एड्रेनालिन का, जो कि आपकी जो है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है, हार्ट बीट को बढ़ा देता है, जिससे क्या होगा? यू गेट एक्साइटेड एंड स्टार्ट द वायलेंट बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर. ओके, तो न्यूरल कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल और हार्मोन्स का कंट्रोल, ये एक कोऑर्डिनेशन में होता है, और उसके थ्रू जो है एनिमल अपना रिस्पॉन्स देता है.
ठीक है, चाहे वो एग्रेसिव बिहेवियर हो, जो है प्लेजर हो, या फिर ऑफेंस बिहेवियर हो, या फिर डिफेंस बिहेवियर हो, जो भी बिहेवियर होता है वो उसके लिए आपका नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स दोनों आपके रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आपको इंडिविजुअली पढ़ना है कि हाउ टू कंट्रोल द बिहेवियर बाय द नर्वस सिस्टम एंड बाय द हार्मोन्स। लास्ट इज अ जेनेटिक कंट्रोल। जेनेटिक कंट्रोल, हियर इज अ जेनेटिक कंट्रोल। जेनेटिक कंट्रोल कैसे जेनेटिक कंट्रोल होता है बिहेवियर पे, मतलब जीन्स कैसे कंट्रोल करते हैं। देखिए जीन्स हैं तो पीछे, पर डायरेक्टली वही कंट्रोल करते हैं बिहेवियर को। आपको जैसे देखिए किसी भी आपके सिंपली फिजियोलॉजी है, जैसे आपकी किसी भी एंजाइम की सिंथेसिस है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जीन्स। अगर जो है जीन आपके सप्रेस होंगे, डोमिनेंट नहीं होंगे, रिसेसिव होंगे, तो पर्टिकुलर वो एंजाइम नहीं बनेगा, और वो एंजाइम नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, उससे वो मेटाबॉलिक रिएक्शन अफेक्टेड होगा, और उससे फिर पूरी फिजियोलॉजी अफेक्टेड होगी, और फिजियोलॉजी से जो है बिहेवियर डायरेक्टली आपका कनेक्टेड है, बिहेवियर अफेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको इसमें ये भी पढ़ना है हाउ टू कंट्रोल बिहेवियर बाय द जीन्स। ओके, जीन्स के थ्रू कैसे बिहेवियर कंट्रोल हो रहा है। तो इसमें आपको जो बिहेवियर है उसमें आपको 3 चीज़ें हैं। एक तो है साइन स्टिमुलाई। बिना साइन स्टिमुलाई के, बिना किसी सिम्टम्स के, बिना किसी स्टिमुलाई के आप कोई बिहेवियर शो नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्रेसिव कब होंगे? जब कोई चीज़ आपके अपोजिट होगी, आप जो नहीं चाहते हैं वो चीज़ होगी तो आप एग्रेसिव होंगे, और जब आप जो चाहते हैं वो चीज़, जैसे मान लीजिए आपके लिए कुछ एक अच्छी चीज़ आ गई, जो आप चाहते हैं वो चीज़ आपको मिल गई, तो यू शो द हैप्पीनेस। तो ये प्लेजर जो रिस्पॉन्स है वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं स्टिमुलाई पे। स्टिमुलाई एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। तो स्टिमुलाई सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिमुलाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रिगर योर रिस्पॉन्स, टू ट्रिगर योर बिहेवियर। आपके बिहेवियर को शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए स्टिमुलाई बहुत ज़रूरी है। बिना स्टिमुलाई के आप कोई बिहेवियर शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। लास्ट टॉपिक ऑफ योर पेपर इज बायोलॉजिकल राइम्स, बायोलॉजिकल रिदम्स एंड बायोलॉजिकल रिदम्स। यहाँ पे जो है बायोलॉजिकल रिदम्स में आपके 2 टॉपिक्स हैं। पहला है आपका सर्केडियन एंड सर्केनुअल रिदम, एंड दूसरा है ओरिएंटेशन एंड नेविगेशन। बायोलॉजिकल रिदम्स में आप ये जानते हैं कि इसमें आपका सर्केडियन एंड सर्केनुअल, जैसे कि हम सम एनिमल्स आर डायurnal, सम एनिमल्स आर नॉक्टर्नल। ठीक है, वी आर द डायurnal, सो वी आर एक्टिव इन द डे टाइम एंड स्लिप ड्यूरिंग द नाइट। तो वैसे ही व्हेन आप द मॉस्किटो आर द नॉक्टर्नल, वेयर एज हाउस फ्लाई आर द डायurnal। तो कुछ एनिमल्स आपके दिन में एक्टिव होते हैं, रात में हाइबरनेट करते हैं। कुछ एनिमल्स आपके रात में एक्टिव होते हैं, दिन में वो हाइबरनेट रहते हैं। तो आपको ये जो रिदम है इसको आपको पढ़ना है। इसमें आपका सर्केडियन मीन्स होता है आपका जो 24 आवर्स में जो चेंजेस होते हैं, जो आपके साइकिल जो चलती है, बायोलॉजिकल साइकिल जो चलती है, उसको आपको पढ़ना है। जैसे जो है आपके सनफ्लावर्स ब्लूम इन द मॉर्निंग, वेयर एज सनफ्लावर्स ब्लूम इन द इवनिंग और नाइट, एंड सम एनिमल्स आर डायurnal एंड सम एनिमल्स आर नॉक्टर्नल। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है कि 24 घंटे में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको, जो रिदम है, जो बायोलॉजिकल साइकिल चल रही है, उसको आपको पढ़ना है विथ एग्जाम्पल। एंड सर्केनुअल मतलब जो पूरे ईयर में चेंजेस हो रहे हैं। ईयर मीन्स जैसे हाइबरनेशन इन द फ्रॉग, हाइबरनेशन इन द फ्रॉग में देखिए, फ्रॉग सिर्फ रेनी सीजन में आपका बाहर आता है, बाकी मैक्सिमम समर में और विंटर में वो हाइबरनेट रहता है। एस्टिवेशन इन द फिशेज़ में भी जो है फिशेज़ आपकी एस्टिवेट होती हैं समर में, और बहुत समर में वो एस्टिवेट हो जाएंगी, वो मड में चली जाएंगी, और जैसे ही रेनी सीजन आएगा वो फिर बाहर आ जाएंगी। फ्लावर्स के केस में भी सम फ्लावर्स आर ब्लूम इन द समर, वेयर एज सम फ्लावर्स आर ब्लूम इन द विंटर। तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सर्केनुअल। बर्ड माइग्रेशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सर्केनुअल। बर्ड भी आपके देखते हैं एनुअली माइग्रेशन करती हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में माइग्रेट करती हैं, जो साइबेरियन बर्ड्स होती हैं। तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक है आपका ओरिएंटेशन एंड नेविगेशन। ओरिएंटेशन मीन्स, व्हाट इज ओरिएंटेशन? इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ बॉडी और बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट, या बॉडी का मूवमेंट
क्या कहलाता है? ओरिएंटेशन। सिंपल आपने बॉडी का मूवमेंट किया या बॉडी के पार्ट का मूवमेंट किया तो वो ओरिएंटेशन कहलाता है। और सेकंड है आपका नेविगेशन। नेविगेशन मीन्स होता है कि अपने पाथ को डेस्टिनेट करना, टू नेविगेट देयर पाथ, अपने पाथ को जो है टारगेट करना। अपने पाथ को नेविगेट करने का मतलब होता है कि पहुंचना, अपने पाथ को डिसाइड करना। ओरिएंटेशन आप पढ़ेंगे जो है इंसेक्ट्स में ओरिएंटेशन है, सब में, हम सब में ओरिएंटेशन होता है। सिंपल जो मूवमेंट कर रहे हैं, बॉडी का मूवमेंट है, वो ओरिएंटेशन है, ठीक है। और इसी में आप एक टर्म है पढ़ेंगे टैक्सेस। तो टैक्सेस जो है वो आपका एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के डायरेक्शन में होता है, उसे टैक्सेस बोलते हैं। और ओरिएंटेशन जो होता है वो सिंपल बॉडी का मूवमेंट है, उसको ओरिएंटेशन बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ बॉडी और बॉडी पार्ट्स इज नोन एज ओरिएंटेशन। नेविगेशन में आप पढ़ेंगे हाउ टू नेविगेट पाथ बाय द बर्ड्स। बर्ड्स कैसे अपने पाथ को नेविगेट करती हैं, जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स आपकी जो आती हैं जो है अदर कंट्रीज़ से और फिर वापस से आती हैं, तो कैसे वो अपने पाथ को नेविगेट करते हैं, इतना थाउजेंड्स माइल्स वो ट्रेवल करके आते हैं, फिर कैसे वो नेविगेट करते हैं पाथ को। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि व्हाट इज नेविगेशन। आपने पढ़ा होगा अबाउट द हनी बी। हनी बी ऑल्सो नेविगेट देयर पाथ बाय द सन। सन यूज एज अ कंपास बाय द हनी बीज। हनी बीज सन को यूज़ करते हैं एज अ कंपास टू नेविगेट देयर पाथ। अपने पाथ को नेविगेट करने के लिए या फ्लावर सोर्स को बताने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए वो सन को यूज़ करते हैं एज अ कंपास। तो ये आप पढ़ेंगे नेविगेशन में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इन दिस पॉपुलेशन जेनेटिक्स नियो डार्विनिज्म। ओके, सभी को क्लियर हो गया? सिलेबस में जो आपको पढ़ना है और पूरा सिलेबस जो आपका है, पूरा ये पेपर है, ये आपको मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तो पहले हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स को स्टार्ट करेंगे और पहला जो यूनिट है वो हम पढ़ेंगे नियो डार्विनिज्म। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हार्डी-वेनबर्ग लॉ, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।